हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के सीएमए ऑल सोर्सेज के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपके लिए यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन को सॉल्व करके रखा हुआ है, क्योंकि सारे बेसिक क्वेश्चन ही है जैसा कि हम ऑलरेडी अभी तक प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। पर मैं फटाफट से आप लोगों को गो थ्रू करा देता हूँ सारे एमसीक्यूज यहाँ पर जो हमारे हैं। तो देखते हैं, चलो फटाफट से। सबसे पहले था क्वेश्चन नंबर 1, मोड ऑफ द सीरीज आपसे बोला गया था। तो हाईएस्ट रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी को मोड कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका 7 आंसर है। मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज कहा गया, तो सबसे पहले आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाओगे। फिर उसके बाद आप टोटल देखोगे तो यहाँ पर 3 3 6 7 8 आइटम है, तो 8 + 1/2 यानी कि 4.5। तो फोर्थ और फिफ्थ का आप एवरेज ले लोगे तो वो 16 आपका आंसर आ जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सीरीज कहा गया था, तो 1 2 और 4 को तीनों को मल्टीप्लाई करके बस उसका रूट निकालना है आपको, तो यहाँ पर 2 आंसर आ जाएगा। मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ। तो मोड आप किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे निकाल सकते हो? तो आपको पता है मीडियन हम निकालने के लिए ऑगिव यूज करते हैं और मोड के लिए हम हिस्टोग्राम यूज करते हैं। अर्थमेटिक मीन जो है इस सीरीज का आपको 19 बताया हुआ है। एक्स की वैल्यू मिसिंग है, फाइंड आउट करने बोल रहे हैं, आप ऐसे निकाल सकते हो, 19 आ जाएगा। ठीक है, ओके। मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। और ये अगेन रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। ज्योमेट्रिक मीन आपको बोल रहा है 3 और 24 का विद द वेट 2 and 1। तो आपको पता है 3 का आप स्क्वायर ले लोगे और 24 की पावर आप 1 ले लोगे और टोटल आप 1/3 ले लोगे सिग्मा एफ। आपको पता है ना, जो एन होता है उसकी पावर एफ, और फिर आपको यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ ऐसे लेना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन। अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ओके। उसके बाद मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ स्टैटिस्टिकल डेटा विच टेक इनटू अकाउंट ऑल डेटा। तो ऑल डेटा बच्चों, ऐसा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बताओ जो कि कैलकुलेशन के टाइम पे सारा 100% डेटा को कंसीडर करता है, तो वो आपका होता है मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन ऑफ द नंबर दिस। ठीक है, तो इन केस ऑफ अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन द बार एक्स इज सेम एज एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो ये किसकी शॉर्टकट ट्रिक है? वैसे तो आप निकालने के लिए सम का फॉर्मूला लगा सकते हो, सम का फॉर्मूला एपीजीपी वाला। तो n/2 a + l। ठीक है, तो a है आपका 1 यहां पर और l है आपका 2n-1। लास्ट टर्म आपका क्या है? 2n-1 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपका 1 है, लास्ट टर्म 2n-1 है। तो ये दोनों आप ले लोगे a और l, और n आपको n ही लेके चलना है क्योंकि आपको पता नहीं है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो यू शुड टेक इट n। इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट n²। या फिर सिंपली ये एक ट्रिक है जिसको आप याद रख सकते हो कि इन केस ऑफ एपी, मतलब अगर आपको कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज दी है और आपको उसका मीन निकालने के लिए कह रहा है क्वेश्चन, तो आपको सीधा क्या लेना होता है? एवरेज लेना होता है फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का। तो बच्चों फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का अगर आप एवरेज लोगे तो आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। देखो, बार एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो ये हो गया n² अपॉन n, तो आंसर आ गया आपका n। इसके बाद यहां से सॉल्व है। ठीक है, ओके, फटाफट से इसको एक बार देख लो। ये आपका सिग्मा सम, ऊपर क्या लेना होता है? मीन निकालने के लिए ऊपर क्या लेना होता है? सिग्मा एक्स लेना होता है। सिग्मा एक्स मतलब क्या होता है? सम होता है। तो सम आपने यहां पर निकाल लिया है n²। n² आपने यहां पर सम निकाल लिया है, तो सम आपने लिख दिया n²। नंबर ऑफ टर्म्स n है क्योंकि हमको पता नहीं है क्या है, तो ये n और n कैंसिल होगा, आपका आंसर n आ जाएगा। और अगर आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज लोगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज लोगे, तो देखो आपका आंसर आ रहा है क्या? 1 + 2n-1/2। ये 1 और 1 कैंसिल हुआ, 2n/2, 2 और 2 कैंसिल हुआ, n आ गया आपका आंसर। आपका आंसर क्या आ गया? n आ गया यहाँ पर। तो मैंने आपको कहा कि एपी सीरीज में अगर आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज ले लेते हो तो भी आपका आंसर वही आएगा जो यहाँ पर आया है, अदरवाइज आप ऐसे निकाल ही सकते हो। ठीक है, हार्मोनिक मीन ऑफ द सीरीज पूछ रहा है, तो टोटल 3 आइटम्स है, तो 3 डिवाइडेड बाय 1/1, 1/2 और 1/4, तीनों को प्लस करना है। ठीक है, मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड फॉर हिस्टोग्राम, ट्रू। सम ऑफ द डेविएशन ऑफ दिस डेटा फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज 0, ट्रू। तो आपको भी पता है अगर आप किसी डेटा का सम निकालोगे फ्रॉम, और अगर उसका डेविएशन, आप किसी डेटा का डेविएशन लोगे उसके मीन से और उसका सम निकालोगे तो यू विल गेट 0। ठीक है, मीन से लोगे तो। A variable x takes the value 10 और 20 with equal frequency, तो मीन ऑफ x क्या होगा? तो अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल है, मतलब दोनों की 1 1 मान लो फ्रीक्वेंसी, 2 2 मान लो, 3 3 मान लो, 4 4 मान लो, बस सेम फ्रीक्वेंसी चाहिए हमको। तो मैंने 1 1 मान ली, तो 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 15। तो आंसर है फॉल्स। ठीक है, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है 30। तो बोल रहा है 10 और 20 का अगर इक्वल फ्रीक्वेंसी लोगे, 10 और 20 का अगर इक्वल फ्रीक्वेंसी लोगे, ठीक है, तो मैंने 1 ले लिया, तो 10 × 1 + 20 × 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 2, तो मेरा मीन आ रहा है 15, जबकि क्वेश्चन ने कहा क्या 30 होगा मीन, तो आंसर इज फॉल्स।
मीडियन डिवाइड करता है होल स्टैटिस्टिकल डेटा को इनटू 2 इक्वल पार्ट, आंसर इज ट्रू। ठीक है, इसके बाद अगर हार्मोनिक मीन 2a और 8 बी 24/7 है तो a की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसको ऐसे करके सॉल्व करके निकाल सकते हो, आंसर 4 आएगा। ठीक है, इसको आप देख लो, ये देखो मैंने यहाँ पर a ले लिया है और इसको मैंने नॉर्मली सॉल्व किया, जैसे नॉर्मल मैथ्स में हम सॉल्व करते हैं। यू विल गेट a इज इक्वल टू 4। Two variable x and y are given by the relationship y is equal to 3x minus 2. If the mode of x be 5 then the mode of y is, तो सिंपली क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 माइनस 2 13 आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली, क्योंकि आपको पता है MOCT मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अफेक्टेड बाय बोथ ओरिजिन एज वेल एज स्केल। ओके, y इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, मीन आपको दिया हुआ है x का 20, तो मीन ऑफ y बताना है, तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ 20 की वैल्यू डाल दो, आंसर 90 आ जाएगा। अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए बोला है इसका सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग अर्थमेटिक मीन सिंपल निकाल लोगे। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सीरीज आपसे पूछा है 1 3 और 9 का। ठीक है, तो 1 3 और 9 का ज्योमेट्रिक मीन आप कैसे निकाल सकते हो, तीनों को बस मल्टीप्लाई करना है और उसका क्यूब रूट निकाल देना है, तो यू विल गेट 3 आंसर। इंपेरिकल रिलेशनशिप बताना है बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड इज एक्सप्रेस एस, तो फटाफट से बताओ, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन, यही होता है ना इनके बीच का रिलेशनशिप, तो आंसर इज ट्रू। मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन बताना है, अगेन मीन निकाल दोगे बस। ठीक है, तो आपका आंसर 15 आ जाएगा। इफ अ वेरिएबल एक्स टेक्स द वैल्यू 12 एंड 24 विद इक्वल फ्रीक्वेंसी, अगेन वही क्वेश्चन आ गया, तो 12 और 24 का एवरेज लो, 18 आ रहा है आंसर। ठीक है, 18। हार्मोनिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन। बोल रहे हैं आप जो हार्मोनिक मीन निकालते हो किसी भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का, क्या वो रेसिप्रोकल होता है, किसका, अरिथमेटिक मीन के रेसिप्रोकल का, अरिथमेटिक मीन के रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल होता है क्या, तो फटाफट से बताओ अरिथमेटिक मीन मतलब क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है, तो पहले इसका रेसिप्रोकल करो, यानी एन अपॉन सिग्मा एक्स। ठीक है, अब बताओ क्या वो इसका भी रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1 अपॉन में चला जाएगा, तो आंसर इज ट्रू। ठीक है, हार्मोनिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन रेसिप्रोकल होता है अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वेशन है उसका रेसिप्रोकल लो, उसका मीन निकालोगे, उसको उल्टा करोगे। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वेशन है उसका रेसिप्रोकल करोगे ना, उसका मीन निकालोगे। ठीक है, उसका मीन निकालोगे और उसका रेसिप्रोकल कर दोगे, यानी इसको ऊपर ले आओगे और इस डेटा को नीचे ले जाओगे, तो फटाफट से बताओ हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला बनते हुए दिख रहा है बच्चों, फटाफट से बताओ। जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसका अरिथमेटिक मीन, जो डेटा है ऑब्जर्वेशन है उसका रेसिप्रोकल करोगे, हाँ हमने कर दिया। ठीक है, उसका मीन निकालने के लिए क्या करना होगा, एन से डिवाइड करना होगा, अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी एन को ऊपर ले जाओ और इस डेटा को नीचे ले आओ, तो फटाफट से बताओ हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला बनते हुए दिख रहा है, बोलो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला बनते हुए दिख रहा है, यस भैया, तो इसका आंसर हो गया ट्रू। इफ अ वेरिएबल एज्यूम्स द वैल्यू 1 1/2 1/3 1/4 अप टू 1/7 विद रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, तो उसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, सिंपल है, सिग्मा एक्स निकालो, ये देखो 7 आ रहा है, और सिग्मा एफ निकालो, ये रही फ्रीक्वेंसी का टोटल 28 आ रहा है, तो 7 अपॉन 28 0.25 आ रहा है, 0.25 का मतलब होता है 1/4। ठीक है, अब देखो, अ पर्सन मूव्स अलोंग विथ 4 कॉन्जिक्यूटिव साइड्स ऑफ अ स्क्वायर एट अ स्पीड ऑफ 5 10 15 और 20 किलोमीटर्स पर आवर, तो बोल रहा है एक पर्सन, एक स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब चारों साइड का डिस्टेंस सेम है, एक स्क्वायर है, उसके चारों कॉन्जिक्यूटिव साइड्स में ट्रैवल कर रहा है और उसकी स्पीड जो थी वो पहले साइड की 5 किलोमीटर पर आवर थी, दूसरे साइड की 10 किलोमीटर पर आवर थी, तीसरे साइड की 15 किलोमीटर पर आवर थी और चौथे साइड की 20 किलोमीटर पर आवर थी। फाइंड द एवरेज स्पीड अलोंग द पाथ ही मूव्स, तो बोल रहा है उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी बच्चों, तो सबसे पहले आप डिस्टेंस को x मान लो। ठीक है, और स्क्वायर है तो चारों डिस्टेंस सेम ही होगा, स्क्वायर का चारों साइड सेम होता है, तो यहां पर डिस्टेंस सेम ही होगा, तो डिस्टेंस को x मान लो। ठीक है, आपको पता है टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो टोटल टाइम कैसे निकाल सकते हो आप, टोटल टाइम जो उसको लगा कैसे निकाल सकते हो, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पहले वाले केस में 5, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड दूसरे वाले में 10, डिस्टेंस अपॉन स्पीड तीसरे वाले में 15 और डिस्टेंस अपॉन स्पीड चौथे वाले में 20 थी, तो जो आपको टोटल टाइम लगा होगा 25x अपॉन 60, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, तो 25 अपॉन 60 25 अपॉन 60 x आपको टोटल टाइम लगा होगा उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। ओके, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप इधर चले इधर चले इधर चले इधर चले, तो टोटल डिस्टेंस आपने कवर किया 4x। ठीक है, टोटल डिस्टेंस आपने 4x कवर किया, तो एवरेज टाइम आपको कितना लगा होगा,
एवरेज टाइम आपको कितना लगा होगा, तो एवरेज टाइम का फॉर्मूला अगेन डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 4x, तो 4x इज योर डिस्टेंस जो आपने टोटल ट्रेवल किया, और दिस इज द टाइम यू हैव टेकन, ये देखो जो हमने यहां पर निकाला था। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करो तो एवरेज टाइम जो आपको लग रहा है वो 9.6 किलोमीटर पर आवर लग रहा है। ठीक है, 9.6 किलोमीटर पर आवर। मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन 8 और 8 दो बार रिपीट हुआ है, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से करना, इसको एलडीआर भी मार्क करके रखना। ठीक है, लास्ट रिवीजन अच्छा क्वेश्चन था वो। टोटल टाइम आपने निकाला, टोटल डिस्टेंस निकाला, फिर आप एवरेज आपकी स्पीड निकालोगे, सॉरी एवरेज टाइम नहीं, एवरेज स्पीड निकालोगे ना। एवरेज स्पीड आपकी है 9.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, देख लो उस क्वेश्चन को आराम से। टोटल टाइम निकालोगे पहले। ठीक है, टोटल टाइम, टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सबको प्लस कर दोगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 4x आ जाएगा। तो स्पीड आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये रहा डिस्टेंस, ये रहा टाइम, डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। ओके, मोड हमने निकाल लिया। फिर उसके बाद अर्थमेटिक मीन पूछा, ये देखो ऐसे निकाल लोगे, खत्म। मीडियन ऑफ द डेटा पूछा, तो असेंडिंग ऑर्डर में जमाओगे, पहले 3.5 निकालोगे तो थर्ड और फोर्थ का एवरेज ले लोगे 16.5। मीन और मीडियन ऑफ अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मोड, इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मोड इज अ सर्टेन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन बी दिस एंड दिस देन द, तो आपसे सिंपल शब्दों में मोड पूछ रहा है कि बताओ इस डेटा में मोड क्या होगा अगर मीन और मीडियन ऑफ द सर्टेन सेट ऑफ डेटा आपको यहाँ पर गिवन है तो। ठीक है, तो आप इसको निकाल लोगे, z की वैल्यू 45 आ रही है यहाँ पर। सम ऑफ डेविएशन आपको 24 दिया हुआ है, यानी सम ऑफ डेविएशन ऑफ 24 ऑब्जर्वेशन, सॉरी सम ऑफ डेविएशन ऑफ 24 ऑब्जर्वेशन, मतलब n की वैल्यू 24 है, डेविएशन आपने 4 से लिया है, और सिग्मा डी आपको 276 दिया हुआ है। ठीक है, सम ऑफ डेविएशन ऑफ 24 ऑब्जर्वेशंस मेजर्ड फ्रॉम 4, यानी कि एज्यूम्ड मीन मान लो इसको, इस 276, यानी कि सिग्मा डी दिया हुआ है। तो मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन क्या होगा, तो वही शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, यू विल गेट 15.5, सिंपल। अर्थमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन जो है वो 40 है। लेटर ऑन हमको ये पता चला कि दो ऑब्जर्वेशन 52 और 28 हमने रॉन्गली कॉपी कर लिया था एज 44 और 86, मतलब 44 और 86 आपने गलत ले लिया है, और 52 और 28 आपको सही लेना है। तो सबसे पहले सिग्मा एक्स निकालोगे 40 इंटू 100 करके 4000, उसमें से रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को हटा दोगे, करेक्ट ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दोगे, करेक्ट सिग्मा एक्स आ जाएगा, उसको नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट करेक्ट मीन। द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट मीडियन। क्यों, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल से हम लोग मीडियन कैलकुलेट करते हैं, प्लस ऑगिव भी कैलकुलेट करते हैं, ऑगिव भी उसी से बनता है। ठीक है, तो मीडियन निकालने के लिए ये काम आता है। ओके भैया, चलो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है वेरिएबल एक्स और वाई का, मीडियन और मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, मीन निकालने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, मीडियन एंड मोड दिया हुआ है आपको। तो सबसे पहले बच्चों ओके, चलो सबसे पहले हम लोग मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3, मीन माइनस मीडियन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और इससे मीन ऑफ एक्स निकाल लेंगे, क्योंकि मीन ऑफ एक्स क्वेश्चन में मिसिंग है। ठीक है, मीन ऑफ एक्स क्वेश्चन में नहीं दिया है, मीडियन और मोड दिया है। तो मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोग मीन निकाल लेंगे। ओके, अब एक्स का मीन हम हमारे पास आ गया, हमारे पास इक्वेशन है, हमें पता है एमोसिटी इज अफेक्टेड बाय ओरिजिन एज वेल एज स्केल, तो हम इस मीन की वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल देंगे, तो हमको y का मीन मिल जाएगा 3, सिंपल। मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी को हम मीडियन कहते हैं। हार्मोनिक मीन ऑफ द सीरीज निकालना है बच्चों, है ना। तो ये देखो ये इतने सारे नंबर है, तो 7 नंबर है, 1/6, 1/5, 1/3, 1/6, 1/7, 1/10 और 1/12। कुछ बच्चे बोलेंगे भैया 2/6 ले लें क्योंकि 6 दो बार है, हाँ ले सकते हो, एक ही बात है। तो 5.87 आएगा इसको सॉल्व करोगे तो। हार्मोनिक मीन इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ वेरिएबल, यस। एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी, यस। एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज इन नेट वर्थ ऑफ द कंपनी, यस। ठीक है, परसेंटेज नहीं है, यहाँ रेशियो नहीं है, नहीं तो ज्योमेट्रिक मीन यूज हो जाता। ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, मीन ऑफ द फर्स्ट एंड इवन नंबर, तो फर्स्ट एंड इवन नंबर्स को पकड़ो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, और उसका मीन निकाल दो जो कि आ जाएगा 11। ठीक है, ओके, देखो आपको गिवन है
एक्स आई माइनस 4 इज इक्वल टू 72 और एक्स आई माइनस 7 इज इक्वल टू 3, तो अर्थमेटिक मीन ऑफ द एक्स। तो याद है हमने एक क्वेश्चन किया था जहां पर आपको डेविएशन ऑफ द डेटा फ्रॉम 4 और डेविएशन ऑफ द डेटा फ्रॉम 7 दिया हुआ था, और वहां दिया हुआ था 72 और 3। ठीक है, तो ये वही वाला क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, वो डेविएशन वाला आपको याद होगा। दिखा देता हूं मैं एक बार, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, डेविएशन ऑफ डेटा फ्रॉम 4 और डेविएशन ऑफ डेटा फ्रॉम 7, ये -3 है वैसे, तो वो करेक्शन आपके क्वेश्चन बैंक में हो जाएगा। दिस इज -3, वो करेक्शन हो जाएगा। तो ये वही वाला सेम क्वेश्चन है। मीडियन इज अ मैथमेटिकल एवरेज, फॉल्स। मोड ऑफ द वैल्यू इज ऑकर द मोस्ट लाइकली। मोस्ट लाइकली मतलब जो बार बार ऑकर होता है, ठीक है, यानी कि उसकी ऑकरेंस के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, मोर लाइकली होते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो दैट इज मोड। ठीक है, मीन ऑफ द सैंपल साइज ऑफ 50 एंड 75 आर 60 एंड एक्स रिस्पेक्टिवली। मीन आपको एक 60 और एक एक्स बताया, मिसिंग फिगर है। इफ द मीन ऑफ द कंबाइंड ग्रुप 54 है, यानी कि कंबाइंड मीन बता दिया है, एक्स की वैल्यू निकालने बोलेगा आपको। ठीक है, और आपको एन दिया हुआ है 50 और 75। पहले वाले डेटा का आपको मीन दिया हुआ है, दूसरे वाले का बताने बोल रहा है। ओके, तो सिंपली ब्लैंक स्पेस लेके उसको सॉल्व कर लो, 50 आ जाएगा। हार्मोनिक मीन इज बेस्ड ऑन फ्यू आइटम्स इन द सीरीज, फॉल्स, ऑल आइटम ऑफ द सीरीज। हार्मोनिक मीन इज बेस्ड ऑन ऑल आइटम ऑफ द सीरीज। इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर 25 है, तो वैल्यू ऑफ एन क्या होगा बच्चों? तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर आपको पता है एन, एन प्लस 1/2 होता है। ठीक है, बार एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एक्स अपॉन एन, जो कि आपको 25 दिया हुआ है। ठीक है, तो 25 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स का फॉर्मूले में यहां डाल दो सम। सम ऊपर सिग्मा एक्स चाहिए ना, सिग्मा एक्स का मतलब क्या होता है? सम। तो सम का फॉर्मूला यहां पर डाल दो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का। ठीक है, डिवाइडेड बाय एन कर दो, इसको आप नॉर्मली सॉल्व कर दो, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 50 एन प्लस 1। अब ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो एन इज इक्वल टू 49 आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मोड डिपेंड्स ऑन चेंज इन ओरिजिन एज वेल एज स्केल। ठीक है, व्हेन ऑल द वैल्यूज आर इक्वल अर्थमेटिक मीन विल बी जीरो, आंसर इज फॉल्स। जब ऑल द वैल्यूज इक्वल है तो अर्थमेटिक मीन भी इक्वल ही आएगा। ठीक है, वही वैल्यू आ जाएगी जो वैल्यू दी हुई है। जैसे मान लो 10 10 10 10 10 10 है 5 बार, तो आपका मीन भी 10 ही आ जाएगा। गुड एवरेज शुड बी अनड्यूली अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू, फॉल्स। क्या बोल रहा है कि क्या गुड एवरेज जो है, अच्छा एवरेज है, क्या वो अनड्यूली मतलब विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशन अफेक्ट हो जाना चाहिए विद द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू? आंसर इज फॉल्स, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करना चाहिए एक अच्छे एवरेज को। फॉर एग्जाम्पल मीन, मीन को एक्सट्रीम वैल्यूज उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है, ठीक है, जितना बीच की कॉन्सेंट्रेटेड वैल्यूज करती है। Geometric mean is obtained by multiplying the value of item together and then taking it root corresponding to the number of item, true। Geometric mean की डेफिनेशन दी है कि जीएम निकालने के लिए क्या जितने आइटम दिए रहते हैं सबको मल्टीप्लाई करके उनका रूट निकालना होता है विद द नंबर ऑफ आइटम्स, यानी nth रूट। आंसर इज यस। एक आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मूविंग एवरेज है। देखो मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, पर इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग हाँ। मूविंग एवरेज, यानी कि मूविंग एवरेज का मतलब होता है जैसे जैसे डेटा आगे बढ़ते जा रहा है पीछे का डेटा छोड़ते जाओ, आगे का डेटा कंसिडर करते जाओ, आगे का डेटा भी कंसिडर करते जाओ, तो वो होता है मूविंग एवरेज। तो एक आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो अर्थमेटिक मीन होना चाहिए, मूविंग एवरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे वैल्यूज चेंज होते रहेगी। पर इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर ट्रू टिक किया है, तो आप भी इसको ट्रू लेके चलोगे। ठीक है, ओके। इसके बाद ये वही आपका रेशियो वाले चैप्टर का क्वेश्चन है कि मीन डेली सैलरी पेड टू एम्प्लॉय 600 है। ठीक है, तो 600 आपका कंबाइंड मीन है। अगर मीन डेली सैलरी पेड टू मेल और फीमेल आपको दिया हुआ है, तो बताओ मेल और फीमेल का रेशियो क्या है कंपनी में? तो मेल का रेशियो एक्स और फीमेल का रेशियो वाई मान लो, यानी नंबर ऑफ मेल एक्स मान लो, नंबर ऑफ फीमेल वाई मान लो, और नीचे एक्स प्लस वाई यानी नंबर ऑफ आइटम्स। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगा के एक्स इज टू वाई 4:1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल है, रेशियो चैप्टर में किया हुआ है, वही वाला क्वेश्चन रिपीटेड है। सम ऑफ द डेविएशन ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको पता है, पर टेकन फ्रॉम 4, टेकन फ्रॉम 7। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, चलो नेक्स्ट, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मिनिमम आएगा व्हेन डेविएशन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, और आपको पता है अगर एब्सोल्यूट डेविएशन लोगे तो उसका आंसर मीडियन आएगा। मतलब सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ द डेविएशन इज इफ द ऑब्जर्वेशन इज टेकन फ्रॉम मीडियन, और एब्सोल्यूट डेविएशन होगा तब मीडियन होगा आंसर। ठीक है, एब्सोल्यूट डेविएशन होगा तब, याद रखना है एब्सोल्यूट डेविएशन के केस में मीडियन। It is the most suitable average when it is desired to give greater weight to the smaller observation and less weight to the larger ones। हार्मोनिक मीन बच्चों, ठीक है,
अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें यही पूछेगा पर हार्मोनिक मीन वहां पर ऑप्शन नहीं होगा, तो उस केस में आप कुछ और टिक करोगे। क्या टिक करोगे वो तो वही क्वेश्चन आएगा तब पता चल जाएगा। एक्सट्रीम वैल्यूज हैज नो इफेक्ट ऑन मीडियन, तो मीडियन के ऊपर एक्सट्रीम वैल्यूज का कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि मीडियन हमेशा सेंटर वैल्यू देखता है, तो इसलिए ओपन एंडेड सीरीज में सबसे बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीडियन को माना जाता है। नंबर ऑफ पार्टीशन इन केस ऑफ क्वार्टाइल बच्चों 3 होता है, मैंने आपको बताया था 3 पार्टीशन होते हैं यहाँ पर, 1 2 और 3। 4 रूम बनाने अगर आपको अपने घर में तो बीच में 3 दीवारें खड़ी करनी होगी, तो दिस इज नोन एज पार्टीशंस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, तो एक्सट्रीम स्कोर्स हैव एन इफेक्ट ऑन द मीन, तो ये आपका ऑलवेज ट्रू रहेगा कि मीन को एक्सट्रीम वैल्यूज इफेक्ट करते हैं, उतना ज्यादा नहीं करते पर करते हैं, ठीक है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ 20 वैल्यूज इज 10, तो अर्थमेटिक मीन 20 वैल्यूज का 10 है, तो बोल रहा है सम ऑफ दीज 20 वैल्यू, यानी कि सिग्मा एक्स पूछ रहा है, बार एक्स दे दिया और एन दे दिया, तो बार एक्स दे दिया एन दे दिया, सिग्मा एक्स पूछ रहा है 20 इंटू 10 200 आ जाएगा, ठीक है। द फैमिलीज हैव एन एवरेज ऑफ 2 बॉयज, हाउ मेनी बॉयज डू दे हैव टुगेदर, तो बोल रहा है हर फैमिलीज के पास ऑन एन एवरेज 2 बॉयज हैं, 10 फैमिलीज के पास ना, 10 फैमिलीज के पास ऑन एन एवरेज कितने बॉयज है, 2 बॉयज, तो बताओ इन टोटल कितने बॉयज होंगे, ठीक है। तो सिग्मा एक्स पूछ रहा है आपसे, तो सिग्मा एक्स अपॉन एन नंबर ऑफ फैमिलीज 10 है, उनके पास एवरेज 2 बॉयज हैं, एवरेज 2 बॉयज हैं, तो सिग्मा एक्स आ जाएगा 20, मतलब टोटल मिला के 20 बॉयज होंगे उन 10 फैमिलीज के पास। मॉडल लेटर ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स, तो बोल रहा है कि मोड ऑफ दिस वर्ड स्टैटिस्टिक्स क्या होगा बच्चों, तो देख लो 1 2 3, एस वर्ड भी 3 बार रिपीट हुआ है और टी वर्ड भी 3 बार रिपीट हुआ है, तो बोथ एस और टी आपका मोड है यहाँ पर, मॉडल वैल्यू मतलब मोड, ठीक है, ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स। मीन बताना है बच्चों एक्स वाई, सॉरी मीन नहीं बताना है, मीन ऑफ एक्स वाई जेड एंड वाई जेड आर इक्वल है, मतलब अगर आप इन दोनों का मीन निकालोगे एक्स वाई और जेड का और वाई जेड और आर का, तो वो दोनों इक्वल आएगा, तो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो यहां पर बच्चों अगर आप देखोगे तो वाई और वाई तो सेम है, जेड और जेड भी सेम है, एक्स और आर बस यही दो वैल्यू यहां पर अलग है इस डेटा में, एक्स और आर, तो अगर आपका एक्स आर के बराबर होगा तभी दोनों डेटा का मीन सेम आ सकता है, समझ रहे हो, अगर आपका एक्स और आर का वैल्यू बराबर होगा तभी दोनों डेटा का मीन सेम आ सकता है, ओके भैया, तो एक्स इज इक्वल टू आर, ठीक है। द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 10.5, अगर ईच ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेट इंक्रीज कर दिया जाए 3 से, तो मीडियन ऑफ द न्यू सेट क्या होगा, तो बच्चों बोल रहा है 7 ऑब्जर्वेशन है और वो 7 ऑब्जर्वेशन का मीडियन 10.5 आ रहा है, अगर लास्ट की 3 वैल्यूज को +3 कर दिया जाए तो मीडियन में कोई इफेक्ट होगा, तो आंसर इज नो, क्यों, क्योंकि यहां पर आपका मीडियन हर बार आने वाला है 7 + 1/2 यानी कि 8/2 यानी कि 4th आइटम आने वाला है, तो लास्ट की 3 वैल्यूज को अगर आप चेंज कर भी दो तो उससे कोई फर्क मीडियन को नहीं पड़ेगा, ठीक है, लास्ट की 3 वैल्यू को अगर आप चेंज कर दो उससे मीडियन को वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मीडियन हर बार 4th वैल्यू आने वाली है, तो 5th 6th और 7th वैल्यू को चेंज करने से मीडियन चेंज नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, तो रिमेन द सेम एज दैट ऑफ ओरिजिनल सेट। मोड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन हिस्टोग्राम, अब बच्चों ये तो आपके इंस्टीट्यूट के PYQs हैं, MQPs हैं, बिट्स क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है वही वाला कि एक पर्सन 4 मिनट 5 मिनट और 6 मिनट सॉरी वर्क करता है, ABCDE का डेटा आपको दिया हुआ था, याद करो, किया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ हार्मोनिक मीन, ये वाला भी क्वेश्चन याद है, इंस्टीट्यूट ने गलती से ज्योमेट्रिक मीन लिख दिया है पर एक्चुअल में ये हार्मोनिक मीन है, तो हार्मोनिक मीन यूजफुल है जब गिवन फिनोमिनॉन का लिमिटेड लोअर वैल्यू हो, पिछले वाले लेक्चर में हमने किया हुआ है ये क्वेश्चन। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 and 24 विद वेट 2 and 1, तो ज्योमेट्रिक मीन रिपीटेड क्वेश्चन अगेन, ठीक है। न्यूमेरिकल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग क्वांटिटेटिव डेटा इज नेम्ड एज मेजर ऑफ लोकेशन, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर न्यूमेरिकल वेज आपको बताने हैं ऑफ डिस्क्राइबिंग क्वांटिटेटिव डेटा, क्वांटिटी वाला डेटा, तो उसको मेजर ऑफ लोकेशन बोलते हैं, ठीक है, ओके। सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि लोकेशन, सेंट्रल वैल्यू पता लगाना। एन एवरेज इज अ मेजर जो कि शो करेगा सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट। एवरेज एनुअल इनकम ऑफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफ 2 कंपनी ए और बी जो है उनका 1 लाख रुपए है, देयरफॉर विद दिस इंफॉर्मेशन ओनली वी कुड सेफली कंक्लूड दैट, तो हम इस इंफॉर्मेशन से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, कुछ नहीं कंक्लूड कर सकते। मेरे को एक बात बताओ, चारों ऑप्शन पढ़ो फिर आंसर देना, वैसे तो आप बताओ कि आपको एवरेज एनुअल इनकम बता रही है 2 एग्जीक्यूटिव्स की 1 लाख रुपए, बस इससे क्या कंक्लूड करोगे, ना उनकी पोजीशन बताई गई है, ना ये बताया गया है कौन सी कंपनी, क्या प्रोफाइल, कितने देर काम करते हैं, क्या करते हैं, 1 लाख रुपए सैलरी जो उनकी है किस बेसिस पे है, कितना वेरिएबल है, कितना फिक्स है, कुछ नहीं बताया है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैलरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ए और बी कैन नॉट बी कमेंटेड अपॉन, मतलब कोई बेसिस नहीं है क्योंकि सफिशिएंट डेटा नहीं है आपके पास, ठीक है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ लोकेशन, तो मीन डेविएशन, मेजर ऑफ लोकेशन मतलब वही सेंट्रल टेंडेंसी, तो मीन डेविएशन बच्चों डिस्पर्जन का पार्ट है, तो ये नहीं है, ठीक है, आपका मेजर ऑफ लोकेशन। इन अ डेटा सेट द सम ऑफ डेविएशन ऑफ ईच वैल्यू, अगर आप अर्थमेटिक मीन से लोगे तो 0 आएगा, आपको पता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन यूज करता है वैल्यू ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ द सैंपल और पॉपुलेशन, ठीक है। देयर आर 180 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, इन द लास्ट एनुअल एग्जामिनेशन टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द स्टूडेंट कलेक्टेड, और उसका मीन आया है 76, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो पॉपुलेशन का पैरामीटर 76 है, पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स है, उनके मार्क्स का आपने मीन निकाला है, दैट इज 76, तो पॉपुलेशन का जो पैरामीटर्स है वो 76 है, ओके, पैरामीटर है, सैंपल नहीं ना, पॉपुलेशन। सैंपल क्या होता है कि एक लार्ज पॉपुलेशन से बस सिलेक्टेड लोगों को उठाना, कुछ लोगों को उठाना, ध्यान से सुनो। सैंपल का मतलब क्या होता है कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें से बस कुछ लोगों को पिक करना, वो होता है आपका सैंपल। और पॉपुलेशन का मतलब होता है जब आप पूरे जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं सबको कंसिडर कर रहे हो, दैट इज पॉपुलेशन, ओके। मीडियन इज डिफाइंड एज मिड पॉइंट ऑफ द आइटम्स आफ्टर ऑल द आइटम्स इन द डेटा सेट आर अरेंज्ड फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, तो मिनिमम से मैक्सिमम जमा के मिड पॉइंट को ले लो, दैट इज योर मीडियन। Which one of the following is correct? Median of the data set with even number of item will never be one of the given value. सारे बच्चे बताओ, अगर आपका even number of items है तो आपका मीडियन कभी भी आपको जो डेटा दिया है उसमें से कोई वैल्यू नहीं होगी, हमेशा पॉइंट में आंसर आता है। क्यों? जैसे मान लो आपके पास अगर 6 आइटम्स है, 6 + 1 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 3.5, तो 3.5 के लिए आपको थर्ड और फोर्थ आइटम का एवरेज लेना पड़ेगा। तो कभी भी मीडियन निकालोगे एक ऐसे डेटा सेट का जिसमें इक्वल नंबर ऑफ आइटम है, तो जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर, वो कुछ और ही आएगा, उस डेटा में से कोई भी आंसर आपका नहीं होगा। जो डेटा आपको एक्स की वैल्यूज दी रहती है उसमें से कोई भी आपका आंसर नहीं होगा, ओके। A sample of 10 adult revealed that revealed they spent the following number of hours last month using Facebook. तो ये आपका दिया हुआ है, आपसे मीडियन निकालने बोल रहे हैं, तो पहले सेंडिंग ऑर्डर में जमाओ, 10 + 1 5.5, तो ये देखो 6 आ रहा है। अब बताओ क्या इस डेटा में 6 है? सारे बच्चे बताओ। इवन नंबर ऑफ आइटम थे, करेक्ट, इवन नंबर ऑफ आइटम थे, तो क्या इस पूरे डेटा में 6 है? नहीं, पर आपका आंसर 6 आ रहा है, तो वही ऊपर वाले क्वेश्चन में था, ठीक है। एक सर्वे वॉज टेकन टू फाइंड which of the 5 product 1 2 3 4 5 has the highest consumer preference, the result shows the below, ठीक है। तो आपको फ्रॉम above we can conclude that प्रोडक्ट 2 जो है आपका मोड है, क्योंकि वो हाईएस्ट रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी है, तो प्रोडक्ट 2 आपका क्या है? मोड है। एज ऑफ द इंडिविजुअल इन स्पोर्टिंग क्लब इज दिस मोड ऑफ द सेट क्या होगा बच्चों? तो 27 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, 31 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो दोनों आपका मल्टी मॉडल, ये बाई मॉडल आंसर हो गया। एक होता है यूनी मॉडल, एक आंसर, एक होता है बाई मॉडल, 2 आंसर, एक होता है मल्टी मॉडल, 3 या मोर आंसर्स, ठीक है। अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हैज 12 ऑब्जर्वेशन एंड नो 2 वैल्यूज आर द सेम, द मोड ऑफ द सेट इज 0। क्यों? क्योंकि मेरे को एक बात बताओ, आपके पास 12 नंबर्स दिए हुए हैं और वो 12 के 12 नंबर अलग है। फॉर एग्जांपल मान लो 1 से लेकर 12 तक मैंने सारे नंबर लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बताओ इसका मोड क्या होगा? तो इसका मोड कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी वैल्यूज एक बार आ रही है, ओके ओके। कैन नॉट बी फाउंड आप नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने फाइंड कर लिया है कि मोड 0 है, मोड कुछ भी नहीं है, ठीक है, हमने फाइंड आउट कर लिया है, ओके। द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हैज 8 ऑब्जर्वेशन एंड दे ऑल आर सेम, द मोड ऑफ द सेट इज द गिवन वैल्यू। अब बताओ आपके पास 8 नंबर है और मान लो वो नंबर है 2 2 2 2 2 2 2 2 2, तो बताओ इसका मोड क्या होगा? 2 होगा। तो मोड ऑफ द डेटा सेट इज द गिवन नंबर, जो नंबर दिया हुआ था वही नंबर मोड हो जाएगा, क्योंकि वो 8 ऑब्जर्वेशन सारे के सारे सेम है। The following is the percentage change in net income from the last year to this year for a sample of 12 construction company in Chennai. ठीक है, तो 12 कंस्ट्रक्शन कंपनी है चेन्नई में और उसका आपको यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन नेट इनकम दिया हुआ है फ्रॉम लास्ट ईयर्स टू दिस ईयर। आपको मीडियन बताना है बच्चों, तो पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ, तो -10 -6 -1 1 5 ऐसे करके पूरा असेंडिंग ऑर्डर में जमाए। टोटल 13 आइटम है तो 6.5 आ गया, 13 नहीं 12 आइटम होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ 12 आइटम है, तो 12 + 1/2 13/2, तो 6.5 आ गया। तो 6th आइटम और 7th आइटम का ले लो एवरेज, तो ये आ रहा है 5, ठीक है। देखो सेवरल इंडिकेटर्स ऑफ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ कंट्री एंड देयर एनुअल परसेंटेज चेंजेस लिस्टेड बिलो, आपको दिया हुआ है, आपसे मोड पूछ रहा है, तो बच्चों ये 2 बार रिपीट हो रहा है 2.9,
पूरे डेटा में सिर्फ 2.9 दो बार रिपीट हो रहा है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा मोड। मॉडल परसेंटेज पूछ रहा है यानी कि मोड पूछ रहा है, तो 2.9। फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखो बच्चों, ये आपका एक नॉर्मल कर्व है, ठीक है। अब ये स्क्यूनेस चैप्टर में आप वैसे पढ़ोगे, या आप वैसे स्क्यूनेस चैप्टर में पढ़ोगे कि जब आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है तो मीन की वैल्यू मीडियन और मोड के बराबर होती है, ठीक है। ये आप स्क्यूनेस में पढ़ोगे। तो अभी के लिए आप इसका आंसर बस ऐसे ही देख लो कि अगर एक बेल शेप कर्व हुआ, अगर एक बेल शेप कर्व हुआ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वहां पर मीन मीडियन मोड बराबर होते हैं, ठीक है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल एवरेज मोड? अर्थमेटिक एवरेज बार एक्स इज कैरेक्टराइज्ड, ठीक है, एज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिकॉज एक्स माइनस बार एक्स की वैल्यू 0 के बराबर होती है। अगर आप उसका सम निकालोगे तो एक्स माइनस बार एक्स का सम निकालोगे तो वो 0 के बराबर होता है। अ डेटा सेट कंटेन 5 आइटम्स, दिस 5 विथ रिस्पेक्ट टू द डेटा सेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो देखो, एक्स माइनस 8.6 का स्क्वायर अगर आप निकालोगे तो मिनिमम आएगा, जहां पर एक्स इज द वैल्यू ऑफ आइटम्स है, और 8.6 आपका उन पांचों नंबर्स का मीन है। निकाल के देख लो, निकाल के देख लो, इन पांचों नंबर का, इन पांचों नंबर्स का मीन है, ठीक है। तो ये रहा पांचों नंबर, उसका मीन निकालोगे 8.6। तो अगर आप जो डेटा दिया है उसको आप उसके मीन से माइनस करके उसका स्क्वायर निकाल के उसका सम कर देते हो, तो वो मिनिमम आता है जब आप उसको उसके मीन से लेते हो। तो ठीक है, ये हमने कितने बार पढ़ लिया है कि व्हेन द डेविएशन इज टेकन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन, देन इट इज गोइंग टू बी मिनिमम व्हेन द डेविएशन इज टेकन फ्रॉम मीन, तो वो मिनिमम आएगा, ठीक है। ओके, देखो सिग्मा एक्स दिया है, सिग्मा एफ डी दिया हुआ है, डी जो है डेविएशन है ईच डेटा सेट का फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन, और एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है। अगर एज्यूम्ड मीन 62 है तो बताओ एवरेज क्या होगा, यानी कि बार एक्स क्या होगा? तो बार एक्स इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। तो ये आपका 61.88 आ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। और ये आपको फालतू में एज्यूम्ड मीन दिया हुआ था बच्चों। एज्यूम्ड मीन दिया, इसका मतलब ये नहीं एज्यूम्ड मीन यूज कर लोगे। आपको जब सिग्मा एफ एम दिया हुआ है और सिग्मा एफ दिया हुआ है तो आपको मीन का फॉर्मूला पता है ना, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, तो वो यूज करो। जरूरी नहीं है क्वेश्चन में डेटा दिया है तो जबरदस्ती एज्यूम्ड मीन लगा देंगे, ऐसा मत करना प्लीज, ठीक है। ओके, देखो नंबर दिया हुआ है आपको 3.2, 5.8, 7.9, 4.5, जिसकी फ्रीक्वेंसी x, x+2, x-3 और x+6 है। इफ द अर्थमेटिक मीन इज 4.876, तो x की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन से खेल लो। x की वैल्यू यहां पर 5 डाल डाल के देखो, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी हो गई 5, 5+2 हो गई 7, 5-3 हो गई 2, और 5+6 हो गई 11। तो ये बच्चों आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। ऑप्शन से खेल खेल के देखोगे, इस फ्रीक्वेंसी को इससे मल्टीप्लाई करो, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू इसके बराबर आनी चाहिए, मीन के बराबर आनी चाहिए। तो जिस ऑप्शन से खेलने पे सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू बराबर आ जाए वो आपका आंसर है, सिंपल। ओके, यस भैया। देखो, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय ऑफ अ फर्म आर एज फॉलोज। अब ये थोड़ा सा एम्बिग्यूअस क्वेश्चन है कि आपको ना 3 अलग अलग लेवल के एम्प्लॉयज की नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बताया गया है और उनकी एवरेज सैलरी बताई गई है। ओवरऑल एवरेज मंथली सैलरी ऑफ द फर्म पूछ रहा है, लैक्स में कितना होगा? तो देखो वैसे तो अगर आप कैटेगरी वाइज निकालते हो तो 4 × 2 प्लस 2 × 5 प्लस 1 × 8 डिवाइडेड बाय आपके टोटल नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैटेगरी। तो 3 कैटेगरी है, 1, 2 और 3, सीनियर एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव, 3 कैटेगरी है। तो डिवाइड बाय 3 कर दोगे तो 8.67 आएगा और वही आपका आंसर है। पर जनरली बच्चे क्या करके आएंगे एग्जाम में? एग्जाम में बच्चे ये करके आएंगे कि 4 × 2 प्लस 5 × 2 प्लस 8 × 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंप्लॉइज करके आएंगे और इंप्लॉय वाइज निकाल के आएंगे एवरेज। एवरेज कैसे निकाल के आएंगे? इंप्लॉय वाइज निकाल के आएंगे। तो इंस्टीट्यूट ने यहां पर कुछ मेंशन नहीं किया कि आपको पर इंप्लॉय बेसिस पे बताना है एवरेज मंथली सैलरी ऑफ द फर्म कि पर कैटेगरी बेसिस पे बताना है, क्योंकि आपने निकाला तो कैटेगरी वाइज है, 3 कैटेगरी है तो आपने 3 कैटेगरी से डिवाइड किया है टोटल सैलरी को। अच्छा, टोटल सैलरी कैसे आई बच्चों? 2 एम्प्लॉई हैं, दोनों को 4-4 लाख मिलता है तो ये हो गया 8 लाख। 5 एम्प्लॉई हैं, पांचों को 2-2 लाख मिलता है तो ये हो गया 10 लाख। और 8 एम्प्लॉई है, सबको 1-1 लाख मिलता है तो ये हो गया 8 लाख। ठीक है, तो 8 × 1 = 8 × 16 + 10 26 लाख रुपीस आप टोटल सैलरी देते हो पूरे साल में। टोटल 3 कैटेगरी है तो एवरेज सैलरी पर कैटेगरी, 3 कैटेगरीज है अलग अलग, तो एवरेज सैलरी पर कैटेगरी आपका 8.67 आ रहा है।
और वही अगर नंबर ऑफ इंप्लॉइज से डिवाइड कर दोगे तो 1.73 आएगा। तो इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया और बाय डिफॉल्ट कैटेगरी वाइज आंसर ले लिया, ठीक है, 8.67, पर आंसर 1.73 आएगा अगर आप इंप्लॉय वाइज लोगे तो। इंस्टीट्यूट ने ये टिक किया बच्चों। तो अब मैं यहाँ पर खुद ही, मैं आपको एक वर्डिक्ट नहीं दे सकता, इंस्टीट्यूट ने ये आंसर टिक किया था, पर ये भी आंसर सही है क्योंकि ये इंप्लॉय वाइज है और ये कैटेगरी वाइज है। तो अब आप देख लो आपको क्या टिक करके आना है एग्जाम में, आपका जो परसेप्शन कहता है तो आप ये टिक करके आ सकते हो। मुझे लगता है इंस्टीट्यूट ने वर्कबुक में गलत किया होगा, पर एग्जाम में वो सही आंसर टिक करेंगे, दैट इज 1.73, ठीक है, 1.73 उनको सही टिक करना चाहिए आंसर मेरे हिसाब से। ओके, मैंने तो आपको इंस्टीट्यूट वाला आंसर बता दिया, ये सब सजेस्टेड आंसर है, ठीक है, जो यहाँ पर टिक दें। फ्रॉम अ पॉपुलेशन रैंडम सैंपल्स आर ड्रॉन फॉर ईच सैंपल डिफरेंट एवरेज like arithmetic mean, median, mode computed. Which one of the following statement is correct? Arithmetic mean of different sample shows least variation. तो arithmetic mean जो है डिफरेंट सैंपल का वो सबसे कम वेरिएशन शो करेगा, जबकि मीडियन और मोड हर सैंपल का अलग अलग, बहुत ज्यादा अलग अलग आ सकता है, क्योंकि मीडियन और मोड निकालने का जो क्राइटेरिया है वो बहुत अलग है। मीडियन सेंट्रल वैल्यू निकालता है, मोड हाईएस्ट रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी निकालता है, तो डेटा वाइज वो चेंज हो सकता है, पर मीन जनरली पूरे डेटा को कंसिडर करता है। तो सबसे कम वेरिएशन, यानी कि एक डेटा से दूसरे डेटा में जाओगे तो सबसे कम डिफरेंस आपको मीन में देखने को मिलेगा, ठीक है, एज कंपेयर टू मीडियन और मोड, ठीक है। ये देखो आपको दिया हुआ है द फॉलोइंग डेटा टेबल शोज अ फ्रीक्वेंसी बिलो 10 अबव 50, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अर्थमेटिक एवरेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा बच्चों? तो कैन बी इजिली डिटरमाइंड बाय सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, गलत। सिग्मा एफ एम यूज होता है कहां पर? कंटिन्यूस सीरीज के केस में एफ एम यूज होता है, एफ एक्स नहीं यूज होता। कैन बी डिटरमाइंड विद द फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, जहां पर ए एज्यूम्ड मीन होगा, डी डेविएशन होगा ऑफ ईच आइटम फ्रॉम ए। नो, कैन नेवर बी डिटरमाइंड और इज ऑलवेज ग्रेटर देन मीडियन बस लेस देन मोड। देखो ये भी गलत है, ये आपको स्क्यूनेस में पता चल जाएगा। तो इसका आंसर इंस्टीट्यूट ने लिखा कैन नेवर बी डिटरमाइंड, ठीक है, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। कैन नेवर बी डिटरमाइंड क्यों लिखा आपने? डिटरमाइन तो हो सकता है ना, डिटरमाइन तो हो सकता है ना, डिटरमाइन क्यों नहीं हो सकता ये बताओ। जब यहाँ पर आपको अच्छा खासा दिया हुआ है बिलो 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, अबव 50, और ये आपको फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, तो आप इसको 0 से 10 ले लो, इसको आप 50 से 60 ले लो और सॉल्व कर सकते हो। पर इंस्टीट्यूट ने कहा कि नहीं, आपको यहाँ पर बिलो 10 और अबव 50 के बारे में क्लैरिटी नहीं है, तो इसलिए हम लोग टिक कर रहे हैं कि कैन नेवर बी डिटरमाइन, ठीक है। तो अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, इंस्टीट्यूट ने आंसर इसका टिक किया है वर्कबुक के अंदर, कैन नेवर बी डिटरमाइन, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखना। ओके, ये और ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर डेविएशन जो है वो ईच आइटम का ले रहे हैं फ्रॉम ए, नहीं, मिड वैल्यू का लेते हैं डेविएशन हर केस में। कंटिन्यूअस सीरीज के केस में मिड वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है। तो मिड वैल्यू के कारण ए और बी तो आंसर नहीं है, पर ये कैन नेवर बी डिटरमाइन ऑप्शन ही अजीब लगा मेरे को, पर ठीक है, इंस्टीट्यूट ने इसलिए टिक किया क्योंकि ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है और ये आंसर नहीं है। ये आपको स्क्यूनेस में पता चलेगा कि ये आंसर क्यों नहीं है। स्क्यूनेस में आपको ये पता चलेगा बच्चों की मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड भी हो सकता है, और मोड इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मीन भी हो सकता है सिचुएशन चेंज होने पे, ये भी पॉसिबल है। तो इसीलिए ऑलवेज ग्रेटर देन मीडियन और लेस देन मोड नहीं होगा, ऑलवेज नहीं होगा, कुछ सिचुएशन में हो सकता है, इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑलवेज। नेक्स्ट देखो, मीन ऑफ 20 वैल्यूज 45 है। इफ वन ऑफ दीज वैल्यूज इज टू बी टेकन 64 इंस्टेड ऑफ 46, मतलब हमने गलती से 64 ले लिया 46 की जगह, तो करेक्ट मीन बताओ। तो बच्चों सिग्मा एक्स निकालोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके 64 को हटाओगे, 46 को लाओगे और फिर से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दोगे, 44.1 आ रहा है, ठीक है। ओके, अब देखो एवरेज मंथली सेल्स ऑफ द फर्स्ट 11 मंथ ऑफ द ईयर ऑफ अ सर्टेन सेल्समैन 12,000 रुपए है, ठीक है, बट ड्यू टू इलनेस ड्यूरिंग द लास्ट मंथ एवरेज सेल्स ऑफ द होल ईयर केम डाउन टू दिस। तो वैल्यू ऑफ द लास्ट मंथ की सेल्स बताओ, लास्ट मंथ की सेल्स बताओ। तो बच्चों 11 महीने की आपको सेल्स बता के रखी है, 12,000 पर मंथ है एवरेज, 12,000 पर मंथ है एवरेज फॉर 11 मंथ। तो 11 मंथ की सेल्स हो गई आपकी 1,32,000, ठीक है। अब आपकी पूरे पूरे 12 महीने की एवरेज सेल्स, पूरे 12 महीने की एवरेज सेल्स आपकी आ रही है इतनी, जिसमें से 11 महीने की सेल्स हमको पता है, 12वें महीने की सेल्स हमको निकालना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ्स जो कि है 12। तो आपका 12th मंथ का सेल्स कैसे आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और फिर इधर लाके इसको माइनस कर दो, तो आपका आ जाएगा 12th मंथ का सेल्स 4500, ठीक है, डन। ओके भैया, नेक्स्ट
देयर वर 500 वर्कर्स हैं वर्किंग इन द फैक्ट्री, द मीन वॉज कैलकुलेटेड एज 200 का मीन हमने कैलकुलेट किया है। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द वेजेस ऑफ 2 वर्कर मिस रीड हो गया 180 और 20 इन द प्लेस ऑफ 80 और 120। तो बच्चों इसका आंसर सेम ही आ जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि आप 180 और 20 को यानी कि 200 को माइनस करोगे और 120 और 80 यानी कि 200 को वापस से प्लस करोगे, तो 200 माइनस 200 प्लस करोगे तो अल्टीमेटली आपका आंसर वापस से 200 ही आ जाएगा। ये देखो मैंने आपके कैलकुलेट करके बताया है, ठीक है। मीन ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ आइटम 42 है, अगर वन मोर आइटम 64 ऐड हो जाए, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। इन अ डेटा सेट डिस्क्राइब टू गिव मोर वेटेज टू स्मॉलर आइटम और स्मॉल वेटेज टू लेसर आइटम। अब तुमको याद होगा कि यही वाला सेम क्वेश्चन आया था जब हमारे पास ऑप्शंस में हार्मोनिक मीन था, तो हमने हार्मोनिक मीन को टिक किया था। अब जब हमारे पास ऑप्शन में हार्मोनिक मीन नहीं है, तब सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव है ज्योमेट्रिक मीन। इस टाइप के क्वेश्चन में जहां हमको बड़े डेटा को लेस वेट और छोटे डेटा को ज्यादा वेट देना है, तो ज्योमेट्रिक मीन आप टिक करोगे जब ऑप्शन में हार्मोनिक मीन ना हो तब, ठीक है। अब देखो एक पर्सन वॉक कर सकता है 8 किलोमीटर एट 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों। इसमें आप स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हो? हार्मोनिक मीन से। याद रखना है आपको बस कि स्पीड कैलकुलेशन का जब क्वेश्चन आएगा, नोट्स में डायरेक्टली लिखा हुआ है हार्मोनिक मीन से कैलकुलेट होता है स्पीड, ठीक है। ओके, इधर देखो, द फॉलोइंग डेटा पर्टेन टू द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली, ठीक है। ये आपको डेटा है, मीडियन आपको बताना है, तो सबसे पहले आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे। 60 आ गया है तो 60 प्लस 1/2 30.5, 30.5 इसके अंडर में आएगा, तो आंसर हो गया 6, खत्म। अगेन आपको एक क्वेश्चन दिया है, मीडियन निकालना है, ठीक है। तो मीडियन निकालने के लिए आपको डायरेक्टली बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन ने पकड़ा दी है, तो 380 डिवाइडेड बाय 2 190 इसके अंडर में आ रहा है, तो ये आपका मीडियन क्लास हो गया। L1 प्लस n/2 माइनस CF, ठीक है, ये 129 डायरेक्टली दिया हुआ है अपॉन F। अब F आपको निकालना पड़ेगा बच्चों, तो कैसे निकालोगे? इसको इससे माइनस करके, तो 277 माइनस 129, तो F आ रहा है 148, ठीक है 148, बस इसी के F की जरूरत है हमको बाकी डेटा के F की जरूरत नहीं है। डिवाइड बाय F इंटू आई 200 और 300 का डिफरेंस, तो ये 241.216 आ गया। एक्सक्यूज मी। Median of the data set 1 contain the items this is equal to median of the data set 2 containing the item this, because of the property it is sometimes said median insensitive होता है। क्यों? क्योंकि देखो एक डेटा बिल्कुल अलग है 10 20 50 60 70, और दूसरा डेटा भी बिल्कुल अलग है 15 25 50 65 75, दोनों का मीन निकालोगे कुछ अलग ही आएगा, पर मीडियन दोनों का सेम आ गया 50 और 50। क्यों? क्योंकि सेंट्रल वैल्यू है, तो इसीलिए कहा जाता है कि मीडियन इनसेंसिटिव होता है, ठीक है। उसको देखो एक्सट्रीम वैल्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको एक्सट्रीम वैल्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मीडियन सेम आ रहा है, तो इसलिए कहा जाता है मीडियन क्या है? इनसेंसिटिव है। ओके, यस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो बच्चों 35th परसेंटाइल हैज 35% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिलो इट एंड 65% ऑफ द ऑब्जर्वेशन अबव इट। तो अगर आप 35th परसेंटाइल निकालोगे यानी कि 35 इंटू n/100 निकालोगे, तो 35/100 क्या होता है? 35% होता है। तो इसका मतलब यही होता है कि 35% डेटा उसके पहले है और 65% बचा हुआ डेटा उसके बाद है। ओके, यस। With respect to the data, PK indicators kth percentile, DK indicates D's decile और Q2 is the median. Then which of the following is correct? तो बच्चों P50 जो है वो D5 और Q2 के बराबर होता है। आप देख लो यहां मैंने निकाला है, ये रहा P50, ये रहा 5th डिसाइल और ये रहा सेकेंड क्वार्टाइल, तो तीनों बराबर आएगा, n/2 आएगा, तीनों n/2 आएगा, ठीक है। ओके, अब देखो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा सेट P35 निकालना है आपको, तो P35 निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। आप क्या करोगे? 44 n की वैल्यू ले लोगे, 35th परसेंटाइल निकालना है, तो 35 इंटू n/100, तो ये 15.4 इसके अंडर में आ रहा है, तो ये हो गया आपका परसेंटाइल का क्लास इंटरवल। तो n1 L1 प्लस 35n/100 प्लस 35n/100 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पिछले वाली, फ्रीक्वेंसी अपनी वाली, इसको इससे माइनस करके निकाल सकते हो, इसको इससे माइनस करके निकाल सकते हो फ्रीक्वेंसी, इनटू आपका आई, दोनों के बीच का डिफरेंस, तो 94.8 आ रहा है, ठीक है। हर क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये सारे क्वेश्चन तुम लोग को बन गए होंगे। इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 50th परसेंटाइल बिलोंग्स टू दिस क्लास इफ देयर आर 250 आइटम्स और मीडियन इतना है, तो द फॉर द सेम डिस्ट्रीब्यूशन 5th डिसाइल कितना होगा? तो बच्चों 5th डिसाइल का मतलब 5n/10, ठीक है, जिसको आप n/2 बोल सकते हो, जो कि मीडियन के बराबर होता है, ठीक है।
n/2 क्या होता है, मीडियन ही तो होता है, तो जो आपका मीडियन का वैल्यू है वही आंसर आ जाएगा। ओके, यस। ओके, चलो एक ग्लिच हो गया था इस वजह से, चलो वीडियो अटक गई थी। लेट्स कंटिन्यू बच्चों। क्वेश्चन नंबर 108 देखो, ये वाला क्वेश्चन आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिफ्थ डिसाइल का मतलब होता है 5n/10, ठीक है। तो 5n/10 का मतलब n/2 होता है, और n/2 का मतलब होता है मीडियन। मीडियन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो वही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 108 देखो। Marks obtained by 50 students in statistics are placed in a frequency distribution, ठीक है। एंड फ्रॉम देयर परसेंटाइल्स आर ऑब्टेन एज P10 आपका ये वैल्यू है, P50 ये वैल्यू है, P80 और P90 दिया हुआ है आपको, ठीक है। द रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द मिडिल 80%, तो बोल रहा है अगर ये 100% डेटा है आपका, ओ देखो फिर से देखो ग्लिच हो गया, वही प्रॉब्लम है, देयर इज अ ग्लिच समटाइम्स, ठीक है, तो बियर करना पड़ता है। लेट मी कनेक्ट इट अगेन। ओके, यस, हाँ। तो देखो, टोटल 100% आपका डेटा है, तो बोल रहा है कि जो मिडिल 80% का डेटा है ना, वो कितना होगा ये बताओ। तो बेसिकली बच्चों P10 आपके डेटा को 10% इधर और 90% उधर में बांट देता है, और P90 आपके डेटा को 90% लेफ्ट साइड और 10% राइट साइड में बांट देता है। तो अगर आपके पास P10 की वैल्यू है और P90 की वैल्यू है, तो P90 से ये P90 की वैल्यू है ना आपकी, ये यहाँ से यहाँ तक आपकी P90 की वैल्यू है, उससे अगर आप P10 की वैल्यू को माइनस कर दोगे, समझो, ये आपकी P90 की वैल्यू है और ये आपकी P10 की वैल्यू है, तो अगर आप P90 की वैल्यू से P10 की वैल्यू को माइनस कर दोगे तो आपको मिडिल 80% का डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे आप इसको माइनस कर दोगे, यू विल गेट मिडिल 80% का डेटा। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था। यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने आपसे परसेंटाइल निकालने के लिए नहीं बोला, पर आपको थोड़ा सा लॉजिक लगा के इसको सॉल्व करना था, ठीक है। ओके भैया, नेक्स्ट देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन ये बच्चों स्क्यूनेस का क्वेश्चन है, तो आप अभी के लिए क्वेश्चन देख लो एक बार। डिस्पर्जन हम पढ़ेंगे, वहां पर हम स्क्यूनेस पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला बेसिकली आपका क्या है, देखो, ये ना आपका फ्रीक्वेंसी होता है अलग अलग, मतलब स्क्यूनेस के अंदर ये होता है बेल शेप्ड, ठीक है। ये होता है आपका नेगेटिवली स्क्यूड, ये होता है आपका पॉजिटिवली स्क्यूड, इस तरीके से होता है। तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड का डायग्राम है, जहां पर मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड होता है। देखो मैं आपको यहाँ पर वैसे दिखा भी सकता हूँ, डिस्पर्जन चैप्टर में अगर आप नोट्स वाला पार्ट देखोगे, यहाँ पर आप स्क्यूनेस देखोगे, तो ये देखो स्क्यूनेस में ये आपका पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड में मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड होता है। तो अगर आप इस डायग्राम को आप देखो ध्यान से, तो ये आपका पॉजिटिवली स्क्यूड का डायग्राम है। तो टेंशन मत लो, इस चैप्टर में आप इसको पढ़ोगे, डिस्पर्जन चैप्टर में, ठीक है। यू विल स्टडी दिस, ओके, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। नेक्स्ट है, द वीकली सेल्स ऑफ अ सैंपल ऑफ हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई वर ऑर्गेनाइज इनटू अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ वीकली सेल्स वर कंप्यूटेड एज 1 लाख एंड द मीडियन इज 1,15,000, मोड इज 1,90,000। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो अगेन देखो यहाँ पर बच्चों क्या है, मोड इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मीन है। तो ये कब होता है, ये देखो, मोड इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मीन तब होता है जब आपका डायग्राम नेगेटिवली स्क्यूड होता है। तो अगेन ये सारे स्क्यूनेस वाले क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने एमओसीटी के टॉपिक में डाल के रखे हुए थे, तो ये आप डिस्पर्जन के टाइम पढ़ोगे, ठीक है। बाकी इस वाले डेटा में आपसे मोड पूछ रहा है बच्चों, तो 8.7 दो बार रिपीट हो रहा है, 7.3 दो बार रिपीट हो रहा है, 7.8 दो बार रिपीट हो रहा है और 6.5 भी दो बार रिपीट हो रहा है। तो ये चारों आपका मोड हो जाएगा, ओके, यस। अब देखो, केपीसी हॉस्पिटल एम्प्लॉय कर रहा है 200 पर्सन को ऑन द नर्सिंग स्टाफ, 50 आर नर्स एड्स, 50 आर प्रैक्टिकल नर्स और 100 आर रजिस्टर्ड नर्स। नर्स एड्स रिसीव 1200 एन आवर, प्रैक्टिकल नर्स रिसीव 1500 एन आवर, रजिस्टर्ड नर्स 2000 एन आवर। तो वेटेड मीन आपसे पूछ रहा है, तो बच्चों कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ नर्सेस इनटू जितना अमाउंट उनको मिल रहा है उसको आप इनटू करोगे, प्लस करोगे, इनटू करोगे, प्लस करोगे और डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ नर्सेस जो कि 200 है, ठीक है। तो ये आपको वेटेड मिल जाएगा, ठीक है, आवरली वेज रेट। फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन सेल्स, तो जब भी परसेंटेज या रेशियो की बात आती है हम ज्योमेट्रिक मीन प्रेफर करते हैं। हार्मोनिक मीन इस डेटा का निकालने बोल रहे हैं, जिसका ये आपका एक्स का वैल्यू दिया हुआ है और ये आपको वेट्स दिया हुआ है, और आपको पता है वेट्स का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। वेट्स का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो 6 + 2 + 4 + 8 सिग्मा एफ ऊपर, अब 6 डिवाइडेड बाय 3, 2 डिवाइडेड बाय 6, 4 डिवाइडेड बाय 12 और 8 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है, ओके। अनलेस ऑल द वैल्यूज इन द गिवन डेटा इज पॉजिटिव,
दिस मीन कैनॉट बी कैलकुलेटेड। तो बोल रहा है अगर आपका डेटा में सारी वैल्यूज पॉजिटिव ना हो तो ये वाला मीन आप नहीं निकाल पाओगे। तो बच्चों आपको भी पता है ज्योमेट्रिक मीन रूट निकालता है, रूट के थ्रू निकाला जाता है ना, nth रूट से। तो रूट की वैल्यू कभी भी अंदर नेगेटिव नहीं हो सकती, तो रूट कैनॉट फाइंड नेगेटिव वैल्यूज, तो इसलिए ज्योमेट्रिक मीन आप नहीं निकाल पाओगे अगर वैल्यू आपकी नेगेटिव हुई तो। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हैज सम मिसिंग वैल्यूज इंडिकेटेड बाय स्टार। इफ मीडियन क्लास इज 4-6, तो 4 से लेकर 6 तक आपका मीडियन क्लास है और मीडियन 5 आपको दिया हुआ है, तो सिंपल फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास क्या होगा, यानी कि आपका फ्रीक्वेंसी क्या होगा मीडियन क्लास का, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो देखो बच्चों ये अगर आपका मीडियन क्लास है तो मीडियन की वैल्यू आपको दी हुई है 5। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L1, तो आप यहां से ले लोगे प्लस n/2, तो n/2 में क्या चाहिए होता है, सिग्मा एफ चाहिए होता है, यानी टोटल ऑफ एफ चाहिए होता है। और आपको भी पता है टोटल ऑफ एफ लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। जो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे प्लस 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 करके निकालते हो, तो जो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहती है वो टोटल ऑफ एफ ही होता है। ठीक है, तो ये आपको n मिल गया, तो n/2 माइनस सी एफ क्या होता है, जो हमारा मीडियन क्लास है उसके ऊपर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो भी दिया हुआ है, अपॉन एफ मिसिंग है, एफ मिसिंग है इंटू आई, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, तो ये 2 है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो एफ की वैल्यू आपको 4 यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये। ओके, क्वार्टाइल ऑफ दिस नंबर बताना है, तो ये आएगा बच्चों 20, 26 और 34। ठीक है, क्वार्टाइल्स मतलब Q1, Q2, Q3। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 3 टाइम्स ऑफ एक्सेस ऑफ मीन ओवर मीडियन इज इक्वल टू एक्सेस ऑफ मीन ओवर मोड। तो मीन ओवर मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन होता है। ठीक है, फॉर अ बिजनेस यूनिट व्हेन फॉर अ पर्टिकुलर पैरामीटर द रेशियो, तो रेशियो निकालना है बच्चों, तो ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विच इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू फॉर द गिवन सेट ऑफ डेटा। तो ये मोस्ट करेक्ट है। ठीक है, और बाकी सब आप पढ़ सकते हो। एवरेज इज फ्रीक्वेंटली रेफर टू सेंट्रल टेंडेंसी बिकॉज एवरेज ऑफ द डेटा जो है वो समवेयर इन द मिडिल ऑफ द डेटा होता है, इसलिए। ठीक है, बाकी सब आप पढ़ सकते हो, स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू, ये सब एवरेज नहीं होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी ऑफ एवरेज, तो इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है स्टडी ऑफ एवरेज का, तो फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ अदर वैल्यूज ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लाइक मीडियन और मोड। तो आप मीन कभी भी ये सोच के नहीं निकालते हो कि मैं मीन के थ्रू मीडियन और मोड निकाल लूंगा, इन लोगों की सबकी कैलकुलेशन अलग तरीके से होती है। इफ द वेट f1, f2, f3 up to fn are all equals then the weighted arithmetic mean become a simple arithmetic mean। अब मेरे को एक बात बताओ, f की सारी वैल्यू सेम है, मान लो 1 1 1 1, f की सारी वैल्यू मतलब आपका x का वैल्यू दिया हुआ है बहुत सारा, और f का जो फ्रीक्वेंसी है वो सारी 1 दी हुई है। तो आप बताओ फ्रीक्वेंसी अगर सारी सेम दी हुई है तो आपका जो वेटेड अर्थमेटिक मीन आप निकालते हो वो सिंपल अर्थमेटिक मीन के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है। तो ऐसा नहीं होगा कि किसी को ज्यादा वेट मिल जाए और किसी को कम वेट मिल जाए, तो ऐसा होगा नहीं, तो आपका सिंपल अर्थमेटिक मीन के बराबर ही आंसर आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एवरेज, तो एक गुड एवरेज रिजिडली डिफाइंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एवरेज नहीं है, बाकी सब है। इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, इट शुड बी केपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, मतलब उसको यूज करके हम और कैलकुलेशंस कर सकें, और सैम्पलिंग स्टेबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ वैल्यू फ्रॉम अर्थमेटिक मीन 0 होता है। कितने बार आएगा क्वेश्चन, क्या पता। वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल 2 5 9 11 विथ वेट दिस द गिवन मीन इज, तो मीन निकालना है, सिंपल है, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ 5 आ जाएगा। ठीक है, आपका जो डेटा है उसमें से अगर आप a माइनस करोगे, ठीक है, और उसका स्क्वायर निकालोगे, तो वो कब मिनिमम आएगा, जब आपकी a की वैल्यू बार x के बराबर हो। कितने बार हमने कहा है कि अगर आपका डेटा है उसको आप मीन से डिफरेंस निकालोगे और उसका स्क्वायर करोगे और उसका सबमिशन करोगे, तो ये कब मिनिमम आएगा, जब आप उसको मीन से लोगे, तभी मिनिमम आएगा। ठीक है, जब आप उसको मीन से निकालोगे। ओके, यस। द सम ऑफ डेविएशन ऑफ मंथली इनकम ऑफ 5% 360 है, इज -20। ठीक है, ओके, तो अगर आप सम निकालोगे डेविएशन का ऑफ अ मंथली इनकम ऑफ 5% फ्रॉम 360, ठीक है, तो आप 360 को यूज करोगे और उससे आप डेविएशन निकालोगे। ठीक है, लोगों की 5 लोगों की इनकम का। ठीक है, तो उसका जो सम का जो डेविएशन है उसका सम आएगा, वो आएगा -20। तो आपको सिग्मा डी दिया हुआ है -20, एज्यूम्ड मीन दिया हुआ है 360, और एन दिया हुआ है 5%। आपसे बोलेगा मीन निकाल दो, तो एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा डी अपॉन एन इज इक्वल टू 356 आ जाएगा। ठीक है, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग टेबल, आपको डेविएशन दिया हुआ है फ्रॉम ए, ठीक है, ए मतलब एज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू 5, ए की वैल्यू यहाँ पर 5 है, मतलब एज्यूम्ड मीन हमने 5 लेके रखा है।
ठीक है। और d इज इक्वल टू हमने x की सारी वैल्यूज में से 5 माइनस कर दिया है, x की सारी वैल्यूज में से 5 माइनस कर दिया है, तो ये वैल्यू आ रही है बच्चों। तो फटाफट से बताओ x की वैल्यू कैसे निकालोगे, x की वैल्यू कैसे निकालोगे। ठीक है, d जो आपको ये दिया हुआ है ये सब d की वैल्यू है ना, तो d इज इक्वल टू x माइनस 5 है, तो आप इसको यहां ले आओगे, यानी कि आप इस हर वैल्यू से 5 को प्लस कर दोगे। ठीक है, 5 इधर आके प्लस हो जाएगा ना। ये आपको डी की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में आपको डेविएशंस यानी कि डी की वैल्यू दी हुई है। तो डी की वैल्यू कैसे आई है, एक्स की वैल्यू में 5 को माइनस करके। तो एक्स की वैल्यू आप कैसे निकाल लोगे, इसको वापस इधर लाके +5 करके। तो इस सारे डेटा से +5 कर दो, सारे डेटा में +5 कर दो। तो इसमें +5 करोगे तो 1, इसमें +5 करोगे तो 2, इसमें +5 करोगे तो 3। तो ये आपको एक्स की वैल्यूज मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। आपको बोल रहा है अर्थमेटिक मीन निकालो, तो x की वैल्यू मिल गई, f की वैल्यू गिवन है, मीन निकाल लो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको डेविएशंस दिए हुए थे, आपको x की वैल्यू निकालनी थी। भैया क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि जो एज्यूम्ड मीन हम लोगों को दिया हुआ है 5, ठीक है, वो प्लस सिग्मा डी, तो बेटा सिग्मा डी जो है उसमें आपको फिर f को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिग्मा एफ डी निकालना पड़ेगा अपॉन सिग्मा एफ। तो वो भी कर लोगे तो उतना ही लंबा पड़ेगा, घूम फिर के उतना ही लंबा पड़ेगा, उससे अच्छा सीधा x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। ठीक है, फटाफट +5 करने में कितना टाइम लगेगा, और सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ से निकाल लो आंसर। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू कैसे निकलेगी आपकी, जो आपको डेविएशन दिए उसमें 5 प्लस करके। ठीक है बस, ओके, x की वैल्यू d+5 करने से आ जाएगी। ओके, ये आपको सारे डेविएशन ही दिए हुए थे। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्पेक्टिव क्लासेस इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस, समेटेड वैल्यू of frequency into deviation of mid value of respective class from 54.5, यानी कि ये assumed mean दिया हुआ है r minus 230, तो अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले ये आपको दिया हुआ है f का वैल्यू, ये सारा आपको f की वैल्यूज फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है। बोल रहा है सबमिशन अगर आप निकालोगे किसका, फ्रीक्वेंसी को डेविएशन से मल्टीप्लाई करके, यानी सिग्मा एफ डी का वैल्यू आपको दिया हुआ है -230, और ये डेविएशन आपने निकाला था 54.5 को यूज करके, यानी ये है एज्यूम्ड मीन। डेविएशन किससे निकालते हैं, एज्यूम्ड मीन से निकालते हैं ना। तो एज्यूम्ड मीन है 54.5, और उससे जो आपने डेविएशन निकाला और उसको f से मल्टीप्लाई भी कर दिया, फ्रीक्वेंसी इनटू डेविएशन, तो उसका टोटल ये आ रहा है ये। तो आपका फॉर्मूला क्या है बच्चों, बार एक्स इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो ये एज्यूम्ड मीन आपने ले लिया यहाँ पर, प्लस सिग्मा एफ डी का वैल्यू दिया हुआ है अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कैसे आएगा, ये इसका पूरे का टोटल, इसका पूरे का टोटल आएगा सिग्मा एफ, तो ये आपका मीन का आंसर आ गया। तो मतलब समझ रहे हो, ये पूरा वर्ड्स गेम चल रहा है यहाँ पर, आपको वर्ड को समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दैट्स इट। देखो दो सैंपल साइज है 50 और 100 रिस्पेक्टिवली, आर द कंबाइंड टू फॉर्म अ बिग सैंपल ऑफ 150। तो दो अलग अलग सैंपल है, एक में 50 लोग एक में 100 लोग हैं, उसको अपने को कंबाइन करना है। फॉर विच मीन हमने ऑब्टेन कर लिया, यानी कि कंबाइंड मीन हमको पता चल गया है, दोनों का मिला के 51.57 है। अगर मीन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप 50 है, सॉरी मीन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप जिसके अंदर 50 लोग हैं वो है 54.1, तो मीन ऑफ द अदर ग्रुप बताओ। तो फर्स्ट ग्रुप जिसमें 50 लोग हैं उसका मीन आपको पता है, प्लस 100 लोग जिसमें है उसका मीन आपको नहीं पता, तो उसको x मान लो, डिवाइडेड बाय 150 करोगे तो ये एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला बन गया। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, नहीं पता ऐसे कितने ही क्वेश्चन अब हम लोग कर चुके हैं। ओके, जो मैट्रिक मीन ऑफ द डेटा पूछ रहा है, चारों को मल्टीप्लाई करके 1/4 निकाल दो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 22 स्टूडेंट इज, ठीक है, तो मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आपसे पूछ रहा है, तो क्या करोगे, सबसे पहले आप ये देखोगे हाईएस्ट रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है ना। तो ये देखो आपको, ओहो हो कौन सी सीरीज दी हुई है भैया, क्यूमुलेटिव वाली सीरीज दी हुई है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ऑब्वियसली क्यूमुलेटिव सीरीज है तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होगी। तो इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करो, पहला वाला 3, दूसरा वाला 8 - 3, तीसरा वाला 17 - 8, 20 - 7 और 22 - 20। तो ये हुआ हाईएस्ट रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला लगाओ, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ठीक है, ओके, तो ये आपका 24 मोड का वैल्यू आ जाएगा। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द मार्क्स ऑफ द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट गॉट मार्क्स मोर देन 30 पूछ रहा है। तो बताओ कितने स्टूडेंट्स हैं जो 30 से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं, ये आपको बताना है। तो बच्चों 65 स्टूडेंट ऐसे हैं जो बिलो 30 स्कोर किए हैं, फटाफट से बताओ। बिलो 30 स्कोर करने वाले, ये भी क्यूमुलेटिव सीरीज दी हुई है ना, तो बिलो 30 स्कोर करने वाले 65 स्टूडेंट है।
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 हैं, तो 100 में से अगर 65 स्टूडेंट 30 से कम मार्क्स लाए हैं, मतलब 35 स्टूडेंट 30 से ज्यादा मार्क्स लाए होंगे, 35 स्टूडेंट 30 से ज्यादा मार्क्स लाए होंगे। सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर, ठीक है। मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन और मोर देन ऑगिव, या फिर सिंपली लेस देन टाइप ऑफ ऑगिव, तो दोनों से आ सकता है, तो आंसर है बोथ ए और बी, ठीक है। यस भैया। अब देखो एक सेकेंड, ओके, तो देखो अब ये हमारे टोटल 135 क्वेश्चन सीएमए ऑल सोर्सेज जो कि न्यू सिलेबस के अंदर कवर होते हैं, जिसमें हमने पीवाईक्यू बिट्स क्वेश्चन, आपके ई बुलेटिन के क्वेश्चन, न्यू सिलेबस के सारे क्वेश्चन, ठीक है, न्यू सिलेबस के मॉड्यूल के क्वेश्चन, न्यू सिलेबस के पीवाईक्यूज, एमक्यूपी, सारी चीजें हमने कवर कर ली, ठीक है। एमसीक्यू बैंक जो है, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस 135 क्वेश्चंस, ठीक है। तो यू हैव टू बी रेस्ट एश्योर्ड। अब आपको क्या करना है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो आपकी पहला चैप्टर था स्टैटिस्टिक्स का, अब आपको इसको रिवाइज करना है, ठीक है। यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन, यू हैव टू मार्क दोस क्वेश्चंस जो आपको फर्स्ट टाइम में ना बने हो और फर्स्ट टाइम में आपको थोड़ी सी लैंग्वेज कंफ्यूजिंग लगी हो। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जो भी आपको क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग लैंग्वेज वाले लग रहे थे ना, वो सारे आपके वर्कबुक के क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट जनरली वर्कबुक के अंदर थोड़ा सा एग्जाम के लेवल से हाई लेवल के क्वेश्चन सेट करके रखिए, सो दैट बच्चे जो है वो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए रेडी रहे। कभी पूछिए नहीं आज तक, पर वर्स्ट केस सिनेरियो में अभी इंस्टीट्यूट की क्या अप्रोच है, इंस्टीट्यूट वर्कबुक के क्वेश्चन उठा के मॉड्यूल्स में डाल रही है और मॉड्यूल के अंदर थोड़े टफ क्वेश्चन बना रही है। आपने खुद कंपेयर किया होगा कि 2016 सिलेबस के जो आपके क्वेश्चंस थे मॉड्यूल के अंदर के, वो इजी क्वेश्चंस थे एमओसीटी के, पर अब 2022 सिलेबस में जो मॉड्यूल के क्वेश्चन है वो थोड़े से टफ क्वेश्चंस है। तो ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने सारे वर्कबुक से लिए हैं, ठीक है। अब रिपीटेशन की वजह से मैंने दोबारा नहीं डाला, पर मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको वर्कबुक के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट अगर वर्कबुक से निकाल के मॉड्यूल में क्वेश्चन ऐड कर सकती है, तो वर्कबुक से एग्जाम में क्वेश्चन डालने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यू हैव टू प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम्स। जो क्वेश्चन एक बार में बन जाए उनको कट कर दो कि इसके बाद मेरे को कभी इसे सॉल्व नहीं करना, क्योंकि बच्चों स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा पोर्शन है, मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूं, जिसके अंदर आपको 200 300 400 क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं एक चैप्टर के अंदर। ऐसा आपके साथ होगा, डिस्पर्जन में हो सकता है, कोरिलेशन रिग्रेशन में 200 300 क्वेश्चन होंगे। तो आपको यहाँ पर थोड़ी स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, क्वेश्चन सॉल्टिंग करनी पड़ेगी। जो क्वेश्चन आपको एक बार में बन रहे हैं, इसका मतलब वो दोबारा भी कभी फ्यूचर में बन जाएंगे, तो उनको आप सिंपली कट कर दो कि इसके बाद मेरे को इसको कभी रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ये इसका लॉजिक एक बार में समझ में आ गया था, पर जो क्वेश्चन आपको फंसा रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप LDR मार्क करके रखो, ताकि आप फर्दर फ्यूचर रिवीजन्स में उन क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करोगे, तभी जाके क्वेश्चंस होंगे। नहीं तो एमसीक्यू क्या है, एमसीक्यू तो कोई रट्टा तो मारता नहीं है, 400-500 क्वेश्चन कोई रट के तो जाएगा नहीं एग्जाम में, पूरे लॉजिक से बनते हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन देख के घबरा जाओगे और रिवीजन करने से पीछे हटोगे। तो उससे बेटर है कि अभी से इसके बाद जो फर्स्ट रिवीजन करोगे, ये तो आपकी क्लासेस अब एमओसीटी की कंप्लीट हो गई ना इस चैप्टर की, लेकिन जो आप फर्स्ट रिवीजन इसके बाद करोगे, वहां पर आप क्वेश्चन सॉर्टिंग करके मेजॉरिटी क्वेश्चन 70-80% क्वेश्चन छाट के हटा दोगे, और कुछ अच्छे क्रीमी 20% क्वेश्चन को आप अपने पास रखोगे, जिनको आप अपने साथ एग्जाम तक खींचोगे। ओके बच्चा पार्टी, तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलता है अगले सेशन में विद अ न्यू चैप्टर। तब तक गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।